हेलो स्टूडेंट्स, आईआईटी ब्रेन में आपका स्वागत। आज हम फिजिक्स में एसएस क्रोटो के प्रॉब्लम 1.114 पर डिस्कस करेंगे। सो एक बार आप पहले क्वेश्चन सुन लें। अ ट्यूब फिल्ड विथ वाटर एंड क्लोज्ड एट बोथ एंड्स यूनिफॉर्मली रोटेट्स इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन अबाउट OO dash axis. The manometers fixed in the tube wall at distances R1 and R2 from the rotational axis indicate pressures P1 and P2 respectively as shown below. चित्र दिखाऊंगा अभी आपको मैं। The angular velocity omega of rotation of the tube, assuming that the density of water rho W is known, is यानी आपको वाटर की डेंसिटी rho W मानते हुए दो पोजीशंस दिखा रखी हैं R1 और R2 डिस्टेंस पर। उन दोनों पोजीशंस में प्रेशर को P1 P2 बता रखा है। सो P1 P2 और वाटर की डेंसिटी रो ओमेगा के मालूम होने पर आपको कैलकुलेट करना है कि किस एंगुलर वेलोसिटी से इस ट्यूब को घुमाया जा रहा होगा। ध्यान दें किस तरह का चित्र दिया है, एक बार पहले आप उसे देखें। इस एक्सिस के अबाउट एक ट्यूब को घुमाया जा रहा है जो दोनों ओर से बंद है, और इस ट्यूब में R1 डिस्टेंस पे और R2 डिस्टेंस पे प्रेशर मेजरमेंट के लिए मैनोमीटर शो किए हुए हैं। जैसा चित्र बना रखा है उससे मिलता जुलता चित्र में बनाने की कोशिश कर रहा हूं। अप टू मार्क नहीं बन पाएगा मैं जानता हूं, फिर भी आप लोग समझने की कोशिश करें। कुछ इस तरह का चित्र बना हुआ है, दोनों तरफ से ट्यूब बंद है और R1 R2 डिस्टेंस पर इस एक्सिस से दो मैनोमीटर बनाए हुए हैं जिन पर प्रेशर को P1 और P2 बताया हुआ है। इस पोजीशन पर प्रेशर P1 है, इस पोजीशन पर प्रेशर P2 है। इस डिस्टेंस को R1 बताया गया है और इस सेकेंड डिस्टेंस को R2। ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से इस पूरे सिस्टम को घुमाया गया है, कुछ इस तरह से दिखाया गया है ओमेगा को, और इस एक्सिस को OO डैश कह के डिफाइन किया गया है। सभी जानकारियां जो दी हुई हैं मैंने आपके सामने रख दी हैं। वाटर की डेंसिटी को रो W सिंबल से दिखाया जाएगा। इन सभी के टर्म्स में हमें अपना आंसर बताना है। अब ध्यान दें, जब इस सिस्टम को ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घुमाया जाएगा तो जैसा हम हमेशा करते हैं, प्रेशर बेस्ड प्रॉब्लम है तो प्रेशर को समझने का एक अच्छा तरीका यह होता है कि आप जो मूविंग फ्रेम है उस पर बैठकर प्रॉब्लम को ऑब्जर्व करें। अगर मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अपने ऑब्जर्वर को इस मूविंग फ्रेम पर प्लेस कर दूं तो आप समझ सकते हैं वो प्रेशर के बेस पर इस प्रॉब्लम को सिंपली ऑब्जर्व कर पाएगा। तो मान लीजिए मेरा ऑब्जर्वर एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घूमने वाले इस फ्रेम पर बैठा हुआ है, तो क्लियरली हम जानते हैं कि इस फ्रेम के किसी भी पॉइंट पर, इस सिस्टम के किसी भी पॉइंट पर एक सेंट्रिपिटल फोर्स इनवर्ट डायरेक्शन में परफॉर्म करेगा ग्राउंड ऑब्जर्वर के लिए। इस फ्रेम के ऑब्जर्वर को अब सभी एनालिसिस करने के लिए एक स्यूडो एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई करना होगा। इस प्रॉब्लम को हम ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूमते हुए फ्रेम से ऑब्जर्व करेंगे। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में, यानी सेंट्रीपिटल के अपोजिट सेंट्रीफ्यूगल के रूप में कुछ इस तरह से लगाएंगे। अब ध्यान दें, 1-to-1-2 प्रिंसिपल से अगर मैं एक पॉइंट पर प्रेशर को एज्यूम करके दूसरे पॉइंट तक मूव करने वाली प्रोसेस इस्तेमाल करूं तो किस तरह से इसे आगे बढ़ाया जाएगा आप समझें। इस एक्सिस से एक्स डिस्टेंस, यानी कोई आर्बिट्रेरी डिस्टेंस मैंने चुनी है, इस डिस्टेंस पर मैं एक छोटा सा एलिमेंट इस ट्यूब का कंसिडर कर रहा हूं जिसकी लेंथ को मैंने dx माना है, जो कि इनफाइनाइटली स्मॉल है। इस एक्सिस से एक्स डिस्टेंस पर प्रेशर को P और dx डिस्टेंस बढ़ा के प्रेशर को P प्लस dP माना जा रहा है। अब इस छोटे से एलिमेंट का फ्री बॉडी डायग्राम अगर मैं तैयार करूं तो किस तरह से इसमें फोर्स दिखाए जाएंगे आप समझें। P प्रेशर के चलते एक फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई होगा PA, और अपोजिट डायरेक्शन में लगने वाले फोर्स को लिखा जाएगा P प्लस DP इंटू A। यहां पर DP प्रेशर चेंज है dx डिस्टेंस के कारण। इस एलिमेंट का मास dm मानते हुए अगर मैं इस मूविंग फ्रेम के ऑब्जर्वर से इसे सॉल्व करवाऊं तो वो इस पर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी अप्लाई करेगा, जिसे मैं इस डायग्राम में शो कर रहा हूं। आप ध्यान दें, ये बात बिल्कुल क्लियरली समझें कि अगर आपका ऑब्जर्वर
एक एक्सेलरेटेड फ्रेम पे बैठा है, यहां पर एक्सेलरेशन का काम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन करेगा, ग्राउंड फ्रेम से देखने पर इसे ऑब्जर्व किया जा सकता है। सो उसके अपोजिट डायरेक्शन में मुझे एक स्यूडो फोर्स लगाना होगा, जिसे मैं लिखूंगा मास इनटू एक्सेलरेशन, जो कि सेंट्रीफ्यूगल के रूप में लिखा जाएगा। इसे समझें, मास को मैं इस एलिमेंट के लिए dm और सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन को मैं लिखूंगा r ओमेगा स्क्वायर, जिसे इस प्रॉब्लम में x ओमेगा स्क्वायर लिखा जाएगा, इस क्वेश्चन से एसोसिएटेड। एक बात और क्लियरली समझें कि इस dx को इनफाइनाइटली स्मॉल माना गया है। कई बार स्टूडेंट के दिमाग में आता है कि सर इसे लिखते वक्त आपने x ओमेगा स्क्वायर लिखा, इसे x प्लस dx ओमेगा स्क्वायर भी लिखा जा सकता था। तो आप समझे कि हम एक बहुत इनफाइनाइटली स्मॉल एलिमेंट पर काम कर रहे हैं, तो इन दोनों के मीनिंग ऑलमोस्ट सेम ही रहेंगे। और अगर आप एवरेजिंग करते हैं तो x प्लस dx अपॉन 2 करके जो वैल्यू हमें मिलेगा वो x प्लस dx बाई 2 होगा, और इस इग्नोरेबली स्मॉल टर्म को x के रिस्पेक्ट में इग्नोर किया जा सकेगा। सो फाइनली ये यूज किया जा सकेगा। अब अगर मैं इन सभी फोर्सेस के बनने के बाद इस एलिमेंट के इक्विलिब्रियम की इक्वेशन लिखूं इस फ्रेम से, तो क्या इक्वेशन बनेगी एक बार समझें। आउटवर्ड डायरेक्शन को अगर मैं आई कैप और इनवर्ड को माइनस आई कैप से शो करूं, यहां पर इस बात पर ध्यान दें कि ये ट्यूब लगातार घूमती जा रही है, तो आई कैप और माइनस आई कैप के कोई मायने नहीं है। आप समझ सकते हैं कि ये ट्यूब एक इंस्टेंट पे इस पोजीशन पे रहेगी, आप आई और माइनस आई यूज करेंगे, लेकिन अगले ही पल इसका ओरिएंटेशन बदल जाएगा। तो ज्यादा बेहतर होगा कि हम सिंबल रेडियल वेक्टर और इनवर्ट डायरेक्शन में माइनस आर वेक्टर के रूप में यूज करें, ये ज्यादा कंफर्टेबल होगा। सो क्या इक्वेशन बनेगी आप समझें, ये होगी पी ए आर कैप और दूसरा फोर्स इस पे लगेगा डी एम एक्स ओमेगा स्क्वायर आर कैप, और इनवर्ट डायरेक्शन के फोर्स को मैं लिखूंगा प्लस पी प्लस डी पी इंटू एरिया इंटू माइनस आर कैप इक्वल टू नल वेक्टर। ये बात ध्यान रखें कि मैं स्यूडो फ्रेम से कर रहा हूं, इसीलिए मैंने सभी फोर्सेस के नेट सम को 0 किया है। अगर यही इक्वेशन ग्राउंड फ्रेम का ऑब्जर्वर लिखता तो इक्वेशन कैसे बनती है एक बार आप उसे भी समझ लें और कंपेयर करें दोनों को। इनवर्ड फोर्सेस को मैं पहले लिखता P प्लस डी पी इंटू ए इंटू माइनस आर कैप, फिर आउटवर्ड फोर्स को लिखता प्लस पी ए आर कैप, और इन दोनों के रिजल्टेंट से ही इस एलिमेंट को घूमने का मौका मिला है। तो ग्राउंड फ्रेम के ऑब्जर्वर को एक सेंट्रीपेटल से इसे बैलेंस करना पड़ता। सो नेट फोर्स को लिखा जाता मास इनटू एक्सेलरेशन, जिसकी वैल्यू में लिखता एक्स ओमेगा स्क्वायर आर कैप विथ नेगेटिव साइन। अब आप ध्यान दें, ये जो इक्वेशन लिखी गई है और ये जो इक्वेशन हमने स्यूडो फ्रेम से लिखी है, अगर आप ध्यान से देखें तो ये दोनों सिमिलर हैं, क्योंकि इस टर्म को अगर लेफ्ट में लाया जाएगा तो ये प्लस साइन के साथ इस तरफ आ जाएगा, तब ये दोनों इक्वेशन सेम हो जाएंगी। तो आप क्लियरली समझें कि अगर आप मूविंग फ्रेम से लिखें या ग्राउंड फ्रेम से लिखें तो ऐसा करने से इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो जो बच्चा जिस इक्वेशन में कंफर्टेबल हो वो उस तरह से इक्वेशन बना सकता है। अगर इस इक्वेशन को थोड़ा सा मैं और सॉल्व करके लिखूं तो ये कैसी दिखेगी एक बार इस पर आए। ये होगा P प्लस डी पी विथ माइनस साइन, तो मैं दोनों टर्म्स को माइनस दे रहा हूं, और एक टर्म प्लस साइन के साथ ये होगा। ये मैंने आर वेक्टर के कोफिशिएंट्स लिखे हैं, ए को राइट में शिफ्ट करने के बाद राइट में लिखा जाएगा dm अपॉन ए इंटू एक्स ओमेगा स्क्वायर विथ माइनस साइन। अब दोनों तरफ आर वेक्टर के कोफिशिएंट कंपेयर कर दिए गए हैं, कुछ इस तरह की इक्वेशन हमें मिली है, और अब t को कैंसिल करने के बाद जो इक्वेशन हमें मिलेगी उसको ध्यान से देखें, वो होगी माइनस डी पी, या माइनस को भी कैंसिल करने के बाद जो इक्वेशन हमें मिलेगी उसे देख लें, वो होगी डी पी इक्वल टू डी एम अपॉन ए इंटू एक्स ओमेगा स्क्वायर। कुछ इस तरह का इक्वेशन हमें मिलेगा, और अब एलिमेंट के मास को लिखा जाना चाहिए। सो मास की जगह हम इक्वेशन लिखेंगे डी पी इक्वल टू वॉल्यूम, जो कि होगा ए इंटू डी एक्स इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर रो डब्ल्यू इंटू एक्स ओमेगा स्क्वायर अपॉन ए के टर्म को कैंसिल करने के बाद जो इक्वेशन बची है एक बार उसे सॉल्व करना होगा। तो ध्यान दें, ये सभी इक्वेशंस मैं यहां से हटा रहा हूं, इस पर हम डिस्कशन कर चुके हैं, और अब इस फाइनल इक्वेशन को थोड़ा सा और मुझे रिजॉल्व करना होगा। तो आप ध्यान दें,
ये इक्वेशन हमें मिली है dp इक्वल टू रो ओमेगा स्क्वायर, ये रो w आप इसे मान लें, ये वाटर की डेंसिटी है, इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स dx। कुछ इस तरह का इक्वेशन हमें dp के लिए मिला है। और अब क्लियरली हमसे पूछा गया है कि यहां पर प्रेशर अगर P1 इस मैनोमीटर के पास और यहां पर P2 है R1 और R2 डिस्टेंस पर, तो आप ओमेगा बताइए। तो मैं इसे इंटीग्रेट करना चाहूंगा। यहां पर एक बात पर ध्यान दें कि आप इंटीग्रेट करने के बाद एक कांस्टेंट को यूज करके भी इस प्रॉब्लम को बाद में कंडीशन लगा के सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर आप एक डेफिनेट इंटीग्रेशन के फॉर्मेट के साथ इसको आगे बढ़ाते हैं तो आपको किसी कांस्टेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। सो इसे इंटीग्रेट करते समय मैं लिमिट भी लगाना चाहूंगा। लिमिट कैसे लगाई जाएंगी आप ध्यान दें। dp का इंटीग्रेशन करके जो आउटकम आएगा उसमें मैं लिमिट लूंगा P1 से P2 तक, और करस्पॉन्डिंग लिमिट्स में x के लिए लूंगा जो कि है R1 से R2 तक। सो इंटीग्रेट करने के बाद हमें मिलेगा P2 माइनस P1 इक्वल टू रो w इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स dx का इंटीग्रेशन होना चाहिए एक्स स्क्वायर बाय 2, और एक्स स्क्वायर बाय 2 में लिमिट लगाने के बाद हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर बाय 2 फ्रॉम R1 टू R2। एक लाइन मुझे और लिखने दे, यह अरेंज होके बन जाएगा P2 माइनस P1 इक्वल टू रो w इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर अपॉन 2। ओमेगा हमें कैलकुलेट करना है, तो सभी टर्म को एक तरफ लेके अगर मैं इसे सेट करूं तो ये कैसा बनेगा आप ध्यान दें। ये होगा ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम्स P2 माइनस P1 अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर रो W इंटू R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, और ओमेगा का वैल्यू होगा रूट ऑफ दिस वैल्यू, यानी ओमेगा का फाइनल वैल्यू हमें मिलेगा √2 P2 माइनस P1 अपॉन रो W इंटू R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। सो इस तरह से एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द ट्यूब को कैलकुलेट किया जा सकता है एक एलिमेंट की डायनेमिक्स को सॉल्व कर। सो एक सिंपल प्रॉब्लम है, आप डेफिनेट इंटीग्रेशन में लिमिट्स लगा के इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं केवल एक एलिमेंट की डायनेमिक्स के हेल्प से। थैंक यू।